जरा सोचिए, एक गांव में एक छोटा सा गरीब लड़का जो खेतों में 17 घंटों तक काम करता था, वो भी सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करें कि इसी लड़के ने आगे चलकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू-यान की। चंग की पैदाइश साल 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुई थी। उनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें दिन रात खेतों में अपने पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे दिन होते थे कि फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। कपड़े और मेडिकल केयर तो दूर की बात है। चंग को लकड़ियां बेचने के लिए पास के एक शहर जाना होता था। वहाँ पे उसने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो भी बिना खेतों में इतना काम किए हुए। ये सब देखकर वो अपने फार्म और अपनी गरीबी से फ्रस्ट्रेट होने लगे और अपने लिए भी एक बेटर जिंदगी चाहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पास ही के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उसमें काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। इस खबर को पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। साल 1932 में अपनी 16 साल की उम्र में उन्होंने एक चौंका देने वाला फैसला किया, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। चंग अपने एक दोस्त के साथ शहर की तरफ निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो क्वॉन शहर में पहुंचे और वहां पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम ले लिया। काम काफी ज्यादा मुश्किल था और कमाई कम, लेकिन वो काफी खुश थे क्योंकि वो पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा रहे थे। फिर करीब 2 महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा और वो पकड़े गए। चंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस आकर गाँव में फार्म के काम पर लगना पड़ा। उनके लौटने से फैमिली सारी खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं थी, क्योंकि इन 2 महीनों ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था। आल्सो वो ये भी जानते थे कि खेतों में काम कर कर वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसीलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर ने उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लिया। इस साल 1934 में अपनी 18 साल की उम्र में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और फिर उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाता। वो साउल पहुंचते हैं, जो कि आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ पे उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें बोक्यूम राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर और ओनर उनके काम से इतना ज्यादा खुश थे कि 6 महीने के अंदर अंदर वो डिलीवरी बॉय से स्टोर मैनेजर बन गए। चंग ने काफी ज्यादा मेहनत की और अपने दम पर इस स्टोर को काफी सक्सेसफुल स्टोर बना दिया। इस साल 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग एक एम्प्लॉय से एक स्टोर ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों तक चंग ने काफी मेहनत की, मार्केट में अपनी रेपुटेशन और ट्रस्ट को बिल्ड किया। बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस टाइम पे कोरिया पे जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस स्टोर्स की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप ले ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान के साथ कोई भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। अपनी इसी सोच के चलते वो एक ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज हुकूमत की कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। उन्होंने कार रिपेयरिंग का डिसीजन लिया और साल 1940 में 3000 वॉन का लोन लेकर एक एडो सर्विस गैराज खोला। उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि 1 महीने के बाद आग लगने की वजह से सब कुछ जलकर राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी। उन्हें अपना लोन चुकाना था और आग लगने की वजह से जो कस्टमर्स का नुकसान हुआ था वो भी कंपनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता था, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी गाड़ी को रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे, तो उन्होंने स्पीड को अपना फोकस बनाया। जहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर को एक गाड़ी ठीक करने में 20 दिन लग जाते थे, वही चंग ये काम सिर्फ 5 दिनों में करने लगे। उनका ये बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 सालों में साल 1943 तक उनकी वर्क फोर्स 80 एम्प्लॉइज तक हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना सारा लोन पे कर दिया था और अपनी फैमिली को भी सोल में सेट कर लिया था। ये बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन तभी एक मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए इक्विपमेंट्स बनाने थे, जिस वजह से जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर से उनकी सालों से की हुई मेहनत से खड़ा हुआ बिजनेस उनसे छीन लिया गया। अब चंग वापस स्क्वायर 1 पे आ चुके थे।
उन्हें अपनी फैमिली के साथ गाँव वापस जाना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स मौजूद थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो एक और बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। अब कोरिया के नॉर्दर्न में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और कोरिया के सदर्न एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जापान के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया। फिर साल 1946 में चंग वापिस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयरिंग बिजनेस फिर से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था लेकिन नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई मतलब मॉडर्न। कार रिपेयरिंग का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन जिंदा था जो उन्हें उनके यंग डेज में एक मजदूर के तौर पर मिला। इसीलिए साल 1947 में अपनी 31 साल की उम्र में हुंडई सिविल वर्क कंपनी को एस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन साल 1950 के आते आते उन्हें मेजर प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और इस वक्त तक उनका यही मेजर बिजनेस बन चुका था। एक बार फिर सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री सोल के काफी करीब आ चुकी थी। इसकी वजह से चुंग को अपना सब कुछ छोड़कर सेविंग्स के साथ पूसन शहर में भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चुंग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। इस वक्त अमेरिकन आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया से लड़ रही थी और उन्हें टेंट्स, वेयर हाउस और आर्मी हेडक्वार्टर की जरूरत थी। चोंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी। चंग ने अमेरिकन को वही दिया। छोटी सी टीम के साथ शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, मतलब कि अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार थे। वॉर चल रही थी और ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार काम लेने के बाद उन्होंने काम को बीच में नहीं छोड़ा। चंग की इसी रिलायबिलिटी की वजह से उनके अमेरिकन के साथ अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो गए थे। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को अभी भी अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को तेजी से बनाना शुरू किया और इन सभी में हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयांग डैम और उनका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे क्योंगबू एक्सप्रेसवे हुंडई ने बनाया है। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वो हजारों किलोमीटर लंबी रोड्स बना चुके थे। अब वक्त था उन रोड्स पे चलने वाली कार बनाने का। 1967 में चंग ने एस्टेब्लिश किया हुंडई मोटर को। 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की जिसमें वो फोर्ड की कोर्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये वेंचर सक्सेसफुली चलता रहा। फिर इसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए, इसीलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर और वोक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर से कॉन्ट्रैक्ट किया। मित्सुबिशी हुंडई मोटर्स को कार मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। इस डील में हुंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए नाम के साथ कार को बेच सकता था। इस दौरान साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक नोटिस जारी किया कि उन्हें एक ऐसी सिटीजन कार बनानी है जो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो, उसमें यूज होने वाले पार्ट साउथ कोरिया के ही हो। 1976 में चोंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस्ड कार हुंडई पोनी। अफोर्डेबल होने की वजह से साउथ कोरिया में ये कार इतनी ज्यादा बिकी कि देखते ही देखते हुंडई ने 60% मार्केट को कैप्चर कर लिया और वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स का था, जो कि प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। हुंडई पोनी साउथ कोरिया में जितनी ही ज्यादा सक्सेस थी और मार्केट में उतनी ही ज्यादा फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उड़ जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे। इन्हीं रीजंस के चलते हुए हुंडई कंपनी पिछले 7 साल से लॉस में थी। लोगों ने चंग से कहा कि उसे जितनी जल्दी हो सके इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन चंग ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर
दिया। कंपनी को बंद करना तो दूर, वो एक नई फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 30 लाख कार प्रोड्यूस हो सकती थी। कंपनी के मैनेजमेंट को यह डिसीजन समझ में ही नहीं आया। आखिर 30,000 के कार मार्केट में 30 लाख कार कौन खरीदेगा? चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी, पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे। साफ साफ मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड बढ़ने वाली थी और इसके साथ हुंडई की नई बनने वाली कार्स को फॉरेन कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। साल 1980 में ये फैक्ट्री बन गई। साल 1982 में हुंडई ने मेजर इम्प्रूवमेंट्स के साथ लॉन्च की अपनी पोनी 2। न ही ये कार साउथ कोरिया में सुपरहिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया गया। इसी के साथ हुंडई कुछ सालों में 4 लाख कार सेल करके प्रॉफिटेबल बन चुकी थी। हुंडई अब ग्लोबल लेवल पे डिसेंट ब्रांड बन चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट और सबसे बड़ा कार मार्केट यानी यूएसए, इसको क्रैक करना अभी भी काफी मुश्किल था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएस मार्केट में सक्सेसफुल होना जरूरी था। हुंडई ने जब यूएसए को स्टडी किया तो पता चला कि उन्होंने कॉम्पैक्ट कार्स की मार्केट को कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनीज का मिड और लार्ज साइज में ऑलरेडी कट थ्रू कंपटीशन है। इसीलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया, जिसका कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ ही हुंडई ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार्स की मार्केट बहुत बड़ी है। हुंडई ने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार की प्राइस में अपनी नई हुंडई एक्सेल ऑफर की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटेजी ने यूएस मार्केट को हिला कर रख दिया। अब सेकंड हैंड कार बायर्स हुंडई एक्सेल की तरफ शिफ्ट हो गए। साल 1986 में हुंडई ने यूएसए में 1,70,000 कार्स बेची और फिर साल 1987 में 2,60,000 एक्सेल कार्स बेची। दोनों ही साल हुंडई एक्सेल टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बनी। यूएस मार्केट में इतनी बड़ी सक्सेस किसी और बड़ी कार कंपनी ने नहीं देखी थी और फिर इसी तरह हुंडई ग्लोबल लेवल पे मेजर कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो गई। उसी साल 1972 में चंग ने हुंडई से रिटायरमेंट ले ली और ऑनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया। जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और पहले जैसी मेहनत के साथ कंपनी को चलाया। हुंडई आज दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कार कंपनी है। सिर्फ साल 2022 में उन्होंने 40 लाख कार बेची थी। वैसे तो हुंडई ग्लोबली अपने कार बिजनेस की वजह से जानी जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि हुंडई ग्रुप में 42 कंपनीज हैं, जैसे हुंडई एलिवेटर, हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुंडई हैवी इंडस्ट्री, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्ड कंपनी है। और हुंडई की ही वजह से साउथ कोरिया जापान को पीछे करके दुनिया की सबसे ज्यादा शिप बनाने वाली कंट्री बन पाई है। साउथ कोरिया के लिए हुंडई एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। ने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबली रिकॉग्निशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गाँव के एक ऐसे लड़के जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन और सबसे इम्पोर्टेंट अ डिजायर फॉर बेटर।